Morning, students. So, this is the remaining chapter of Contemporary International Organization. So, today's topic is reform of the UN after the Cold War. UN जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशंस, बेसिकली जिसका एम था, ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना. कोल्ड वॉर एरा, आपको पता है कोल्ड वॉर एरा के बाद यूएन में क्या रिफॉर्मेशन हुए, क्या इम्प्रूवमेंट हुए, इसके बारे में अपन वी आर गोइंग टू स्टडी. सो रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द नीड्स ऑफ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. चेंजिंग इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के साथ चेंज होना, रिफॉर्म करना, इम्प्रूवमेंट करना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल है. मतलब बिना इसके अगर अकॉर्डिंग टू आप इन्वायरमेंट चेंज नहीं होते हो तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता. तो रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडामेंटल है. सो द यूएन इज नो एक्सेप्शन. तो यूएन भी एक एक्सेप्शन केस नहीं है. यूएन में भी रिफॉर्मेशन होना था, इम्प्रूवमेंट होना था. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन डिमांड फॉर रिफॉर्म द वर्ल्ड बॉडी. रिसेंट ईयर्स में जो वर्ल्ड बॉडी थी उसमें रिफॉर्मेशन की डिमांड क्या हुई, एनहेंस होती रही, इंक्रीज होती रही. However, there is a little clarity and consensus on the nature of true reform. हालांकि कुछ क्लियर नहीं था, मतलब डिमांड तो हो रही थी लेकिन कुछ क्लैरिफाई नहीं था कि, और ना सब लोग एक सहमत थे, कॉन्सेंसस थे कि जो रिफॉर्म होना है उसका नेचर क्या होगा, किस तरह से रिफॉर्म होगा, क्या रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें थी. तो बेसिकली टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म फेस द यूएन. यूएन जो था, यूनाइटेड नेशंस जो था, उसने दो तरह की रिफॉर्म्स को फेस किया. रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर, पहला रिफॉर्म, अंडरलाइन दिस पॉइंट. जो फर्स्ट रिफॉर्म था, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो स्ट्रक्चर को लेके था. ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स को लेके था. दूसरा था प्रोसेसेस, जो भी उसका प्रोसेस हो उसको लेके रिफॉर्मेशन, उसको लेके इम्प्रूवमेंट. उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, उसको लेके थोड़ा सा डिमांड था. एंड द रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और जो भी इश्यूज जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जुरिसडिक्शन में आते हैं उनको रिव्यू करना, कि जो भी जुरिसडिक्शन में आते हैं यूएन के में, उसको वापस से रिव्यू करना. ये एक तरह से क्या था, रिफॉर्मेशन था, इम्प्रूवमेंट था, जो कि डिमांड कर रहे थे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. ऑलमोस्ट everyone is agreed that both aspects of reform are necessary. हालांकि जो ऑलमोस्ट एवरीवन, मैंने बताया मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एग्रीड with these two aspects like structural processes and jurisdiction. ये दो तीन थे, इसमें सभी लोग तैयार थे कि वो चाह रहे थे कि इस तरह की रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है. तो what they cannot agree on is precisely what is to be done, how is it to be done and when it is to be done. सब एग्री थे, सब डिमांड कर रहे थे, लेकिन what they cannot agree, जिस पे वो एग्री नहीं थे, यकीनन क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, इस पे सब एक सहमत नहीं थे कि भाई होना क्या है. रिफॉर्मेशन तो हमने बोल दिया, इम्प्रूवमेंट हमने बोल दिया, पर क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये किसी को आइडिया नहीं था. ठीक है. तो ऑन द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. अब स्ट्रक्चर्स में जो रिफॉर्म थे, प्रोसेस में जो रिफॉर्म थे, जो बिगेस्ट डिस्कशन का जो पॉइंट रहा वो रहा सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग पे. जो सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन थी यूएन की, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग को लेके एक बिगेस्ट इश्यू था.
Related to this has been the demand for an increase in the UN Security Council's permanent and non-permanent membership so that the realities of contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization. ये डिस्कशन तो था ही कि जो सिक्योरिटी काउंसिल था उसकी फंक्शनिंग को लेके जो डिमांड इंक्रीज हो रही थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप पे हो रही थी, जिससे कि जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है, जिससे कि जो टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रियलिटीज रिफ्लेक्ट हो सके, उसको लेके इम्प्रूवमेंट था, जिससे कि कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रियलिटी एकदम फैक्ट्स आए, सच आए, और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था उसमें भी चेंजेस आए। तो ये डिमांड सारी कंट्रीज की थी। इन पर्टिकुलर देयर आर प्रपोजल टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। पर्टिकुलरली जो प्रपोजल आया था इम्प्रूवमेंट को लेके, रिफॉर्मेशन को लेके, उसमें यह था कि मेंबरशिप को इंक्रीज किया जाए। जैसे यहाँ की मेंबरशिप एशिया है, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इसमें मेंबरशिप बहुत कम थी, यहाँ से मेंबर्स बहुत कम थे, तो इनको एनहेंस करने के लिए डिमांड इंक्रीज हुई। देखिए 8 नंबर के क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि कौन सा प्रपोजल था, कौन सी मेंबरशिप, कहाँ से मेंबरशिप को इंक्रीज एनहेंस होने की डिमांड आई थी। तो आप यू कैन मेंशन एंड जस्ट नोट इट डाउन, है ना। Beyond this, the US and other Western countries want improvement in the US budgetary procedures and its administration. इसके अलावा US और अदर वेस्टर्न जो कंट्रीज थी वो डिमांड कर रही थी कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए, तो बजटरी प्रोसीजर्स में भी इम्प्रूवमेंट आए। जो बजट था, जो बजट का प्रोसीजर था, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो। On the issues to be given greater priority to be brought within the jurisdiction of the UN. जो issues थे वो उनको प्रायोरिटी जो दी गई थी वो within the jurisdiction of UN दी गई थी कि UN की jurisdiction में जो थी उसी को प्रायोरिटी दी जाए। Some countries and experts want the organization to play a greater or more effective role in peace and security mission. कुछ कंट्रीज थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन अपना और इफेक्टिव रोल प्ले करे, रिस्पॉन्सिव रोल प्ले करे, इसमें पीस और सिक्योरिटी मिशंस में अपना ज़्यादा रोल प्ले करे, ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करे। While other want its role to be confined to development and humanitarian work, जबकि दूसरे लोग क्या चाहते थे कि पीस और सिक्योरिटी तो खैर है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका है, लेकिन दूसरे जो एस्पेक्ट्स है उनको भी कन्फाइन किया जाए, जो था डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। कि डेवलपमेंट की सोचो, ह्यूमैनिटेरियन की सोचो। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के ग्राउंड पे सबके लिए एक जैसा रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, इसको मेंटेन करने के लिए सोचें। तो वैसे अगर देखा जाए तो यूएन का मेन जो ऑब्जेक्टिव था, मेन जो एम था वो क्या था, सिक्योरिटी और पीस, ये तो था ही। इसके अलावा कुछ कंट्रीज ने डिमांड की कि उनको डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन वर्क को भी ज़्यादा कन्फाइन किया जाए। और ह्यूमैनिटेरियन वर्क में आता है हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, हाँ, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो गया, है ना। इसको देखिए, इसको क्लैरिफाई किया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या क्या आता है, क्या क्या डिमांड थी। सो हेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ, देन एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज़रूरी, इन्वायरमेंट को लेके, इन्वायरमेंट है तो कंट्रीज़ हैं, अदरवाइज नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके, जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेजर्स हों, ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ हो, जेंडर और सोशल जस्टिस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल जस्टिस हो जिसमें सब इक्वल कंसीडर किए जाएं। तो ये डिमांड
कुछ लोग डिमांड कर रहे थे यूएन से. Let us look at both sets of reform with an emphasis on reform of the structure and processes. अब हम देखते हैं कि जो सेट्स ऑफ रिफॉर्म है उसमें स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस जो था यूएन का उसके रिफॉर्मेशन में एम्फेसिस किया गया, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया. द यूएन वॉज एस्टेब्लिश इन 1945. यूएन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो 1945 को हुआ था, एज वी ऑल नो. और इसीलिए ये इसमें है नहीं 24 अक्टूबर यूएन डे सेलिब्रेट होता है. यूएन डे ठीक है. ये आपके बुक में मेंशन नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना. यूएन एस्टेब्लिश हुआ 1945 को, 24 अक्टूबर, इसीलिए यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में. इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही एस्टेब्लिश हुआ था. जब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था उसको ही सक्सीड किया था यूएन ने. ये याद रखना, आपको मेंशन करना पड़ेगा लॉन्ग आंसर्स में कि लीग ऑफ नेशंस जब फेलियर हो गया था तो उसको सक्सीड किया था यूएन ने. लीग ऑफ नेशंस कैसे फेलियर हो गया था? इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल एस्पेक्ट्स को अगर हम हटा के देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था. अब उसमें यह था कि लीग ऑफ नेशंस में वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखना था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हुआ. इसका मतलब है कि उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई. लीग ऑफ नेशंस के होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया जो कि इतना डिस्ट्रक्टिव था. तो इसीलिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इमीडिएटली यूएन फॉर्म हुआ था. द वे इट वॉज organized and the way it functioned reflected the realities of world politics after the second world war. जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ, जिस तरीके से इसके फंक्शन रिफ्लेक्ट हुए वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द कोल्ड वॉर दोज रियलिटीज़ आर डिफरेंट. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जो रियलिटीज़ थी वो थोड़ी सी डिफर थी. आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो कोल्ड वॉर की जो रियलिटीज़ थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी. कुछ चेंजेस थे जो उस वक्त हुए थे. उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे? सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखिए, ये एक लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि आफ्टर द कोल्ड वॉर दो विच रियलिटीज़ आर डिफरेंट, है ना, और which realities are some of the challenges that have occurred. So first one is the Soviet Union has collapsed. So the Soviet Union collapsed हो गया था, disintegration हो गया था 1991 में. ठीक है, एक तो सबसे बड़ा चीज़ ये आया था. The US is the strongest power. यूएस जो इमर्ज हुआ एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में इमर्ज हुआ, क्योंकि ये टू ही ब्लॉक्स थे, सोवियत यूनियन और यूएस. सोवियत यूनियन तो वैसे ही कोलैप्स हो गया था और एक मेजर पावर के रूप में इमर्ज हुआ था यूएस. थर्ड वन है द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव. जो रिलेशनशिप थे रशिया और जो सक्सेसर्स थे सोवियत यूनियन के, जो सक्सेसर्स थे डिसइंटीग्रेशन के बाद, उनके बीच और यूएस के बीच ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गए थे. ठीक है. चाइना इज फास्ट इमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर. चाइना भी धीरे धीरे क्या हो रही थी? फास्ट इमर्जिंग फास्ट पावर के रूप में इमर्ज हो रही थी. इंडिया इज ऑल्सो इज ग्रोइंग रैपिडली. इंडिया भी रैपिडली ग्रो कर रहा था एज पावर. The economies of Asia are growing at an unprecedented rate. जो इकोनॉमीज थी एशिया की जो बहुत डाउन थी वो अनप्रेसिडेंटेड रेट से ग्रो कर रही थी. ठीक है,
अभूतपूर्व कह सकते हैं अपन। मैनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड द यूएन, बहुत सारी नई कंट्रीज ने यूएन को ज्वाइन किया एज दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप। कौन कौन से न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए थे? वो थे जैसे सोवियत यूनियन से जिन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया था और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था वो, और जो फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स थे ईस्टर्न यूरोप में वो भी यूएन के साथ जुड़ गए थे। A whole new set of challenges confronts the world: genocide, civil war, ethnic conflict, terrorism, nuclear proliferation, climate change, environmental degradation, epidemics. अब आप देख सकते हो कि जो होल न्यू सेट जो चैलेंजेस थे यूएन के मेंबर्स के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, वो था जेनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हो श्रीलंका में था बिटवीन द सिनेलास एंड तमिल्स। टेररिज्म एक मेजर इश्यू है ही, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है ही, सब अपना अपना न्यूक्लियर जो है वो एक्सप्लोजन के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, एपिडेमिक्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा थ्रेट, बहुत बड़ा चैलेंज था, ये कोल्ड वॉर के बाद सामने आया था। इन दिस सिचुएशन इन 1989 एज द कोल्ड वॉर वाज एंडिंग, इस सिचुएशन में 1989 में जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है, द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वाज इज द यूएन डूइंग इनफ। क्वेश्चन ये था जब कोल्ड वॉर भी खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि क्या यूएन सही काम कर रहा है, क्या यूएन जो काम कर रहा है वो एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, ठीक है। इज इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या जो कुछ भी रिक्वायर्ड था क्या ये से उससे इक्विप्ड है, ठीक है। व्हाट शुड इट बी डूइंग, इसे कैसा करना चाहिए, एंड हाउ और कैसे, व्हाट रिफॉर्म आर नेसेसरी टू मेक इट वर्क बेटर, यूएन के वर्क को बेटर करने के लिए किस रिफॉर्मेशन की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। For the past decade and a half, member of state have been trying to find satisfactory and practical answer of these questions. Past decade से और हाफ डिकेड से जो मेंबर स्टेट है वो कोशिश कर रहे हैं सेटिस्फैक्टरी एंड प्रैक्टिकल आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए, इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिकली और सेटिस्फैक्टरी जो आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस। ये डिमांड तो बढ़ी गई थी कि रिफॉर्मेशन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब क्या क्या रिफॉर्म हुआ स्ट्रक्चर्स में एंड प्रोसेस में, ये हम वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। Okay. While the case for reform has widespread support, getting agreement on what to do is difficult. जब रिफॉर्मेशन के केस रिफॉर्मेशन के केस में वाइडस्प्रेड सपोर्ट मिला, लोग एग्री हुए कि इन डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना है, इन डिफिकल्टीज को कैसे रिजॉल्व करना है। तो लेट अस एग्जामिन द डिबेट ओवर रिफॉर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम एग्जामिन करते हैं कि जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्मेशन को लेके डिबेट हुई उसमें क्या क्या हुआ था। इन 1992 द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन। 90 रिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एक जनरल असेंबली देखो, मैं फिर से बता रही हूँ कि यूएन के 2 ऑर्गन्स हैं, है ना। एक तो जनरल असेंबली एंड सेकंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है,
ये हैं। तो ये बस याद रखना, रिफॉर्मेशन में 1992 में जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया। द रिजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स। जो रिजोल्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है वो 3 मेन कंप्लेंट्स जो थी, वो 3 मेन कंप्लेंट्स थी। इसको शॉर्ट आंसर्स में याद रखिएगा। The Security Council no longer represents contemporary political realities। एक पहली कंप्लेंट जो थी वो ये थी, जो कंट्रीज ने कंप्लेंट की थी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ठीक से, इफेक्टिव वे में। ठीक है, पहली कंप्लेंट। सेकंड थी its decision reflect only Western values and interests and are dominated by a few powers। कुछ कंट्रीज का ये मानना था कि जो भी इसके डिसीजंस होते हैं उसमें वेस्टर्न वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होता है। वेस्टर्न वैल्यूज आपको पता है, ये अमेरिका, इनडायरेक्टली अमेरिका को लेके ही है चीज़ें। तो वेस्टर्न वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होते हैं और उनके इंटरेस्ट ही रिफ्लेक्ट होता है। मतलब बेसिकली ये माना जाए कि यूएन जो काम कर रही थी वो यूएस के फेवर में कर रही थी। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में कर रही थी, उनके वैल्यूज को लेके कर रही थी, उनके इंटरेस्ट को लेके कर रही थी। तो ये सेकंड कंप्लेंट थी। और ये जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है, वो कुछ फ्यू पार्ट्स के द्वारा डोमिनेटेड है। ये लोगों को डाउट, ये लोगों के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अराइज हुए, इस तरह की कंप्लेंट्स गई थी। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो इक्विटेबल नहीं है, ये भी एक कंप्लेंट थी। तो ये 3 आपको लर्न रखनी है, 3 एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से लर्न रखनी है। इन व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स for the restructuring of the UN, on 1st January 1997, the UN Secretary General Kofi Annan initiated an inquiry into how the UN should be reformed। तो इसी के व्यूज में, इन्हीं कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग जो डिमांड ग्रो कर रही थी रिस्ट्रक्चरिंग की, सिक्योरिटी काउंसिल के रिस्ट्रक्चरिंग की, तो यूएन ने क्या किया, 1 जनवरी 1997 को जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे कॉफी अन्नान, उन्होंने इनिशिएट लिया, एक इंक्वायरी रखी कि यूएन को शुड बी रिफॉर्म, कि यूएन को किस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए। इन कंप्लेंट्स को नोटिस में रख के कि यूएन को कैसे रिफॉर्मेशन यूएन में रिक्वायर्ड है, क्या रिफॉर्मेशन होना चाहिए। हाउ फॉर इंस्टेंस शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बी चूजन, कि जो न्यू सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स है वो किस तरीके से चुने जाने चाहिए, ये एक क्वेश्चन था, ये एक डिमांड भी थी। In the years since then, the following are just some of the criteria that have been proposed for new permanent and non-permanent members of the Security Council। इसी तभी से ये डिमांड हुई, तभी से क्या हुआ, ये कुछ ऑफ जैसे क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि जो न्यू परमानेंट मेंबर्स हैं उनके प्रपोजल को लेके और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके प्रपोजल को लेके सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रपोजल रखा गया। जो न्यू मेंबर्स इट हैज बीन सजेस्टेड शुड बी, जो न्यू मेंबर्स ने सजेस्ट किया था वो होना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग मेजर इकोनॉमिक पावर, ये इन्होंने सजेस्ट किया था कि इकोनॉमिक पावर को मेजरली देखने की जरूरत है। मेजर मिलिट्री पावर, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, कि यूएन बजट में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं। बिग नेशन इन टर्म ऑफ इट्स पॉपुलेशन, बिग नेशन को हम पॉपुलेशन के बेसिस पे बिग नेशन टर्म मतलब मान सकते हैं। नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ऐसे नेशन जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें। कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चरल।
जो कंट्री थी जो काउंसिल में जिसको काउंसिल को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाती वो थी वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी, वर्ल्ड की डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। So clearly each of these criteria has some validity. ये जो criteria था इनकी सबकी एक अपनी एक validity थी. Government saw advantage in some criteria and disadvantage in other depending on their interest and aspiration. तो ये जो भी criteria जो fix हुआ था, जो demand में रखा गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने देखा इसके एडवांटेजेस भी थे और कुछ क्राइटेरिया में एडवांटेज डिसएडवांटेज भी थे। ये डिपेंड करता था इंटरेस्ट और एस्पिरेशन के बेसिस पे। इवन इफ दे हैड नो डिजायर टू बी मेंबर्स देमसेल्व्स, कंट्री कुड सी दैट द क्राइटेरिया वर प्रॉब्लमेटिक। यहाँ तक कि जो जिनको डिजायर थी कि वो मेंबर खुद को मेंबर नहीं रखना है, ऐसी कंट्रीज में भी क्राइटेरिया को देख सकते थे वो एक प्रॉब्लम के रूप में। हाउ बिग एन इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर डिड यू हैव टू बी क्वालिफाई फॉर सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई किस तरह की इकोनॉमिक पावर हो कंट्री की, किस तरह की मिलिट्री पावर हो, क्या क्राइटेरिया हो। भाई अगर सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल वो जो था सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए, तो आप कैसे जज कर सकते हैं कि क्या इकोनॉमिक पावर में क्या होना चाहिए या मिलिट्री पावर में क्या होना चाहिए। तो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए कैसे क्वालिफाई करेंगे कि सिर्फ आपने कह दिया इकोनॉमिक पावर। तो इसमें तो ऑब्वियसली कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि कितनी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, कितनी मिलिट्री पावर होनी चाहिए। इसमें फिर वही है इंटरेस्ट और एस्पिरेशन किसका हुआ, जो मेजर कंट्रीज थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्हीं का हुआ। तो व्हाट लेवल ऑफ बजट कंट्रीब्यूशन वुड एनेबल स्टेट टू बाय इट्स वे इनटू द काउंसिल, कि किस तरह का बजट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। भाई छोटे कंट्रीज तो बजट नहीं दे सकते थे ना ज़्यादा, तो क्या बजट का भी क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसे वो काउंसिल में मेंबरशिप पाने के लिए कितना बजट कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वॉज अ बिग पॉपुलेशन एंड एसेट और ए लाइबिलिटी फॉर अ कंट्री ट्राइंग टू प्ले अ बिगर रोल इन द वर्ल्ड, क्या बिग पॉपुलेशन एक असेट है या फिर एक लाइबिलिटी है। मान लिया कि भाई जितनी पॉपुलेशन के टर्म पे अगर हम देखा जाए तो कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो बिग पॉपुलेशन को आपने क्या माना है, एक एसेट माना है या लाइबिलिटी माना है। तो कैसे बिगर रोल प्ले कर सकते हैं वर्ल्ड में, किस बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे या एसेट के बेसिस पे। इफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वाज द क्राइटेरिया, countries with excellent record would be in the line to be members। अगर मान लीजिए हमने ये मान लिया कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स क्राइटेरिया है, कि अगर कंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड है पूरी तरीके से, ह्यूमन राइट्स क्राइटेरिया है, तो एक्सीलेंट रिकॉर्ड वाले कंट्रीज को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना चाहिए इसके हिसाब से जो क्राइटेरिया से फिक्स हुआ है। बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर, वो डेमोक्रेसी जिनकी अच्छी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स को मान ले, तो क्या वो इफेक्टिव मेंबर्स हो सकते हैं काउंसिल मेंबर्स के। तो ये क्राइटेरिया था, इसमें बहुत बहस की जरूरत थी। अपन ये एक बार देख लेते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटेड टू द यूएन रेगुलर बजट फॉर 2019 में जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया बजट में वो कहाँ से आया। यूएसए 22% यूएसए का कंट्रीब्यूशन था, चाइना 12%, जापान 8.5%, जर्मनी 6.0%, यूके 4.5%, फ्रांस 4.4%, इटली 3.3%, ब्राज़ील 2.9%, कनाडा 2.7%, रशिया 2.4%, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2.2%, ऑस्ट्रेलिया 2.2%, स्पेन 2.1%, टर्की 1.3%, नीदरलैंड्स 1.3%, मैक्सिको 1.2%, सऊदी अरेबिया 1.1%, स्विट्जरलैंड 1.1%, अर्जेंटीना 0.9%, स्वीडन 0.9%, इंडिया 0.8%। तो ये क्राइटेरिया है। भाई अब हम कह रहे थे कि कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो ओबियसली आप देख सकते हो कि इसमें कितनी मेजर कंट्रीज हैं,
चाइना जो कि इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, यूएसए तो ऑब्वियसली अभी है ही, जापान, जर्मनी, इंडिया का नाम तो सबसे 21 नंबर पे है, तो क्या काउंसिल मेंबर नहीं बनना चाहिए? जबकि डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स के लिए देखें तो इंडिया हमारे अकॉर्डिंग फिट बैठता है। तो we'll continue this topic in next class. You have to prepare some notes from the previous topics. If you have any queries, any questions, you can ask me in the class. Till then, take care.